नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। ऑलमोस्ट एक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। ये इस टॉपिक की सेकंड वीडियो रहेगी, तो आइए कुछ क्वेश्चंस कवर करते हैं। इसमें हमने कॉस्ट के बारे में पढ़ा। लास्ट टाइम हमने चीज़ों को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए थे। उसमें हमने सीसी, एमसी, एसी, ओके, and total fixed cost, total variable cost, and average fixed cost, average variable cost, and average total cost। ये सारी चीजों को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, यहाँ से चीजों को और समझेंगे अच्छे से। तो ये थ्योरी क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें। तो कॉस्ट कॉस्ट हमारे पास 5 तरह की है यहाँ पर। ठीक है, इस टॉपिक में हम 5 तरह की कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। मॉनेटरी कॉस्ट, जो कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। टोटल कॉस्ट, जिसमें 3 पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि हम ऑलरेडी पहले से भी जानते हैं। ठीक है, एंड सोशल कॉस्ट। ये 5 तरह की कॉस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। टोटल कॉस्ट, सबसे पहले कॉस्ट होती क्या है? कॉस्ट रेफर्स टू द एक एक्सपेंडिचर है, आपका एक खर्चा है। ठीक है, आपका एक खर्चा है, एक एक्सपेंडिचर है, विच आर इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन। हमने लास्ट टाइम भी एग्जांपल लिया था कि आपकी फैक्ट्री है। ठीक है, आपकी कोई यूनिट है। ठीक है, आपकी एक फैक्ट्री है। ठीक है, उस फैक्ट्री में क्या है कि आप प्रोडक्शन करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को ले लेते हैं हम, मान लेते हैं एक्स कोई प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं अपनी फैक्ट्री में। तो इस प्रोडक्शन के लिए आपको काफी सारे खर्चे होंगे। ठीक है, काफी सारे खर्चे आप करेंगे, तो वो एक्सपेंडिचर ही कॉस्ट कहलाता है। अब जो खर्चे आप कर रहे हो काफी कैटेगराइज कर सकते हैं हम उन्हें। ठीक है, उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं। तो हम इस तरीके से देखते हैं कि हम 5 तरह की हमारी कॉस्ट इधर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, मॉनेटरी कॉस्ट क्या होती है? जिससे नाम से ही पता लग रहा है, मॉनेटरी कॉस्ट। इसे हम प्राइवेट कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, मॉनेटरी क्योंकि ये मनी में होती है, कैश में होती है। ठीक है, इसमें आपका जो खर्चा होगा वो मनी में आप पे करोगे। ओके, ये कैश एक्सपेंडिचर होता है। प्राइवेट, इसे प्राइवेट कॉस्ट भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसे प्रोड्यूसर पे करता है खुद। ठीक है, ये जैसे कि मान आपकी यूनिट है, तो जो प्रोडक्शन आप खुद पे करोगे इसके। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर एक प्रोड्यूसर पे करता है, एंड ये मनी एक्सपेंडिचर होता है। ओके, किस पर होता है? प्रोडक्शन पर होता है। ठीक है, सो मॉनेटरी कॉस्ट रेफर्स टू द मनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। अब एक्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस पर एक्सपेंडिचर हो रहा है कैश में। ठीक है, वो आपकी मॉनेटरी कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट। लेकिन वो किस वजह से हो रहा है? आप इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं एक्स प्रोडक्ट का। ठीक है, इसको प्रोडक्ट करने के लिए आप फैक्टर्स, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी लास्ट क्लास में फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। तो आप देखते हैं कि हमने पहले भी फैक्टर्स के बारे में पढ़ा है, फैक्टर्स क्या होते हैं। और उसमें से हमने कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट रखे थे और कुछ फैक्टर्स हमने वेरिएबल, मतलब सारे फैक्टर कांस्टेंट, सिर्फ एक फैक्टर हमारा वेरिएबल था। आपको पता है जैसे आप वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करेंगे तो आपको उसको पे भी करना पड़ेगा, वेजेस। जब आप उसे वेजेस पे करोगे, वो कैश में पे कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे जैसे आपके फैक्टर्स बढ़ेंगे तैसे तैसे आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो वही चीज यहाँ पर है कि जो मॉनेटरी कॉस्ट है, ठीक है, जो प्रोड्यूसर पे कर रहा है खुद प्राइवेट सामने वाले को, वो कैश में पे कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो फैक्टर्स इंक्रीज कर रहा है प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स इंक्रीज कर रहा है। उन्हें उसे पेमेंट करनी है प्रोड्यूसर को। ठीक है, वेजेस पे करनी है। तो यहाँ पर ये कॉस्ट है, ये आपकी फैक्टर्स पे होने वाली कॉस्ट है। ठीक है, क्यों फैक्टर्स पर है? क्योंकि आपको अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। ठीक है, आपको एक्स का प्रोडक्ट करना है तो आपको लेबर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट रेफर्स टू द सम ऑफ द कॉस्ट। हमें पता है ये चीज,
विच आर इनकर्ड ऑन सर्टेन क्वांटिटी ऑफ द फैक्टर्स। तो फैक्टर्स पर होने वाली कॉस्ट, ठीक है, जो फैक्टर्स पे इनकर्ड हो रही है, ये किसका पार्ट है? ये मॉनेटरी का पार्ट है। मॉनेटरी कौन सी? जो कि फैक्टर्स पे इनकर्ड होगी। एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स। एक फैक्टर पर कितनी हमारी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, उसी को हम एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं चीज के बारे में, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्ट। अब हमें पता है कि ये मॉनेटरी टोटल कॉस्ट से ये सारी चीजें निकल कर आती है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ये सारी चीजें निकल कर आती हैं, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि एक आपने जैसी फैक्टर इंक्रीज किए, तो उस फैक्टर, जैसे एक यूनिट आप यूज कर रहे हो, तो एक यूनिट पर आपकी कॉस्ट कितनी इनकर्ड हो रही थी, आपने दूसरी यूनिट यूज की, तो दूसरी यूनिट की कितनी कॉस्ट है, ठीक है। पहली यूनिट की कितनी है, दूसरी यूनिट की कितनी है, अगर मैं उसे टोटल कर दूं पहली और दूसरी को, तो वो मेरी टोटल कॉस्ट बन जाएगी। अगर मैं फॉर एग्जांपल जैसे कि एक यूनिट थी, मैंने फैक्टर्स की एक यूनिट यूज की, तो मेरी जो कॉस्ट थी वो 30 रुपए लग रही थी इस पे, दूसरी थी, तो इस दूसरी यूनिट पे जो मेरी कॉस्ट है, वो मान लेता है कि वो मेरी 20 है, ये मेरी 20 है। तो ये मेरी मार्जिनल कॉस्ट है कि सेपरेट यूनिट्स की कितनी कॉस्ट है। और जब मैं इसे टोटल करता हूं, जब मैं टोटल कॉस्ट निकालता हूं, तो पहली यूनिट पे मेरी टोटल कितनी होगी, 30 होगी। दूसरी यूनिट पे कितनी होगी, मेरी 50 की होगी। पहली यूनिट की 30 है, दूसरी की 20 है, तो टोटल मिला के 50 हो गई। एवरेज कॉस्ट कितनी होगी यहाँ पर, ये मेरी 30 ही रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर ये मेरी 25 आ जाएगी, ठीक है। एक यूनिट पर मेरी एवरेज कॉस्ट 30 रहेगी, और दूसरी यूनिट तक आता था मेरा टोटल 50 हो गया, तो मेरी 25 हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू द change in total cost due to use of additional unit of the factors, additional unit of the factor, this is a change in total cost, ठीक है। चेंज इन टोटल कॉस्ट क्यों हुआ, क्योंकि आप अपने फैक्टर्स इंक्रीज कर रहे हैं, और फैक्टर्स पे होने वाला, फैक्टर्स क्यों इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि उससे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब उससे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो फैक्टर्स आप इंक्रीज कर रहे हो, तो उन पर कॉस्ट भी तो इंक्रीज होगी, कॉस्ट भी चेंज होगी, ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मान लेते हैं कि आपने किसी रिसोर्सेज पे पैसा लगा दिया, किसी कहीं इन्वेस्ट कर दिया, मान लेते हैं कहीं आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपने इन्वेस्ट कर रखा कहीं पर एट द 6% के रेट पर, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। बट आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप कहीं और भी कर सकते हैं, तो ऐसा पैसा, ऐसा खर्चा जो आप कहीं और कर दिया आपने, और वो चीज आप कहीं और कर सकते थे, ऐसी चीजों को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो इट इज जस्ट लाइक ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ द इम्प्लिसिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, एक तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, हम कुछ रिसोर्सेस में कहीं पर कुछ खर्चा कर देते हैं, ठीक है। इंटरनल रिसोर्सेस में हमने कहीं पर खर्चा, फिक्स खर्चा कर दिया, और वो खर्चा हम कहीं और भी कर सकते थे। वी हैड अपॉर्चुनिटी एट दैट टाइम, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, पैसा हम कहीं और लगा सकते थे। ऐसी कॉस्ट को हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। So implicit cost refers to the costs which are incurred on the self entrepreneurship and it is difficult to कैलकुलेट। मतलब ये नहीं कि कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इट इज जस्ट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, कि थोड़ा हार्ड पड़ता है कैलकुलेट करना। तो अदरवाइज सिर्फ आपको यहाँ पर डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि एक दो नंबर में आपसे पूछ सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। नेक्स्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, जो आपकी इंटरनल कॉस्ट होती है, इट इज जस्ट लाइक अ प्राइवेट कॉस्ट, ठीक है। अब तक हमने फैक्टर्स पे जो इनकर्ड कर दी, वो हमारी एक तरीके से ये फैक्टर्स पे इनकर्ड की हमने वाली कॉस्ट। जो प्राइवेट कॉस्ट होती है, हमने जाना कि कैश में होती है, कैश में होती है। तो इसके अपने पार्ट्स देखे कि टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एंड जो कि ये फैक्टर्स पे इनकर्ड हो रही है, ठीक है। फैक्टर्स पे हो गई, और अदर चीजों पे भी तो हो रही होगी, जैसे हम परचेस करके रॉ मटेरियल्स लेकर आते हैं, रेंट पे करते हैं, फैक्ट्री में फ्यूल्स होते हैं, फैक्ट्री बनाने के और भी खर्चे होते हैं। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट which are incurred on purchasing inputs from market as well as expenditure on the rent। तो मतलब फैक्ट्री में फैक्टर्स को हटा दिया हमने,
फैक्टर्स को हटाने के बाद अदर एक्सपेंडिचर्स हमारे जो हो रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली कैश एक्सपेंडिचर है, तो जो एक्सपेंडिचर्स हमारे हो रहे हैं दैट इज कंसिडर्ड इन एक्सप्लिसिट कॉस्ट. ओके, so explicit cost refers to the cost which are incurred on purchasing inputs from markets as well as expenditure on the rent. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम काफी अच्छे से जानते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहती है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट refers to the second alternative value of the factors. सोशल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट क्या होती है, ठीक है, सोशल कॉस्ट जैसे कि सोसाइटी, इसको सोसाइटी बेयर करती है. जैसे कि मान लेते हैं कि कोई सोसाइटी में, सोसाइटी ने, ठीक है, सोशल कॉस्ट जैसे कार खरीदनी है, ठीक है, कार आपने परचेज की तो ये आपने पे करा, ये आपकी कॉस्ट है. प्लस ये प्राइवेट और प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट से मिलकर बनी होती है. सोशल कॉस्ट जो हमारी होती है, सोशल कॉस्ट हम ये कह सकते हैं कि दिस इज सम ऑफ प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट. ये दो चीजों से मिलकर बनी होती है, प्राइवेट कॉस्ट एंड एक्सटर्नल कॉस्ट. प्राइवेट कॉस्ट जो आपने प्राइवेटली पे की, मतलब जैसे सपोज आपको गाड़ी खरीदनी थी, परचेज करनी थी, बट एडिशनल आपने कार की कॉस्ट तो दी, प्लस और प्लस आपने इंश्योरेंस भी लिया, वो आपने उसको भी पे किया, ठीक है. तो ये जो इसको सोसाइटी बेयर कर रही है, सोसाइटी हम जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं अल्टीमेटली उसका जो खर्चा है वो सोसाइटी ही पे बेयर करेगी. समझ रहे हो, मतलब हमने जितना भी प्रोडक्शन किया है, जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड कर दी है प्रोड्यूस करने में चीज को, मान लो कि हम कार का ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, कार को ही बनाते हैं हम, तो हम अपनी यूनिट में जब कार की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आफ्टर जब ये बनकर रेडी हो जाएगी, फिनिश प्रोडक्ट हमारे सामने रेडी हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, हम इसे सेल आउट करेंगे. जब सेल करेंगे तो परचेज करने वाला कौन होगा, सोसाइटी होगी. तो अल्टीमेटली सोसाइटी विल बेयर इट. तो सोसाइटी क्या करेगी, बेयर करेगी पूरी कॉस्ट को, ठीक है. साथ के साथ कुछ एडिशनल मतलब एक्सटर्नल एक्सपेंसेस भी होंगे, एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर्स होंगे जिसको भी वो सोसाइटी बेयर करेगी. तो इस ऐसी कॉस्ट जो सोसाइटी पे करती है अपनी तरफ से, उसी कॉस्ट को हम सोशल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है. सो इट इज जस्ट लाइक अ प्राइवेट कॉस्ट एंड ब्रैकेट में भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, ब्रैकेट में जैसे दिस इज अ प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट का सम होता है ये, ठीक है. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सॉरी यहाँ गलत जगह लिख दिया. इसके यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू द प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट. This is social cost refers to the cost which are incurred by society due to produce the goods. ठीक है, तो प्रोडक्शन हो रहा है चीजों का, वो परचेज कर रहे हैं, they bear the cost, entire cost, ठीक है. This is a social cost. ये छोटे छोटे डेफिनेशंस है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. एग्जाम में पूछी जाती है डेफिनेशंस, एक एक दो दो नंबर में आपसे पूछ लेते हैं, या फिर ऐसा रहता है एक बड़ा सा क्वेश्चन देंगे उसमें आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे टोटल कॉस्ट के बारे में ही कुछ चीजें हमसे पूछी गई, तो उसमें हमें डेफिनेशन भी देके चलना है, ठीक है. एक इंट्रोडक्शन पार्ट जब हम स्टार्ट करें तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, तो ये चीजें हमें वहां पता होनी चाहिए, ठीक है. तो ये चीज आपको समझ में आई. नेक्स्ट अब क्वेश्चन सब देखेंगे, रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी क्या रहता है, ठीक है. एसी और एमसी, सबसे पहला डायग्राम बहुत इजी है. क्या करना होता है इसमें, आपको एक स्माइल बनानी होती है, दिस इज स्माइल, इसे हम एवरेज कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है. ये हमारी एवरेज कॉस्ट होती है. इसके जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, इसी पॉइंट से यहां से आप एक सीधे इस तरीके से लेके चलोगे तो ये हमारा एमसी होता है, ठीक है. ये एसी और एमसी का रिलेशन होता है. इसी तरीके से यहाँ पे डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाना समझ में आया कैसे बनता है डायग्राम, ठीक है. इनका तो डायग्राम फिक्स रहेगा, एक स्माइल बनाओगे तो एसी बनेगा, और इस तरीके से जस्ट इसके लोएस्ट पॉइंट से तो यहां से बनोगे तो एमसी बनेगा, ठीक है. ये इस पॉइंट पर हमारा MC इज ग्रेटर देन AC, ठीक है. एंड इस पॉइंट पर हमारा क्या होगा, इस वाले पॉइंट पर ये यहाँ हो गया, एंड दिस इज AC, तो इस पॉइंट पर AC ग्रेटर देन MC. अब किस तरीके से, अब हमें पता है व्हेन AC इंक्रीजेस, व्हेन अभी टेबल भी देखेंगे, पहले हम इसका रिलेशन देख लेते हैं, डायग्राम से समझ लेते हैं. व्हेन AC इंक्रीजेस
मैं देख रहा हूँ एसी इंक्रीज कर रहा है, देन एमसी ग्रेटर देन एसी, एमसी ग्रेटर देन एमसी, क्योंकि एमसी ऊपर है एसी नीचे है। व्हेन एसी डिक्रीजेस, जब एसी डिक्रीज करता है नीचे की तरफ आ रहा है तो एसी डिक्रीज कर रहा है, सो देन एमसी लेस देन एसी, एसी से छोटा होता है। When AC decreases, जब AC डिक्रीज करता है देन MC में भी इंक्रीजिंग, जब हम देखते हैं कि AC डिक्रीज करता है तो MC इंक्रीज करता है, ठीक है। MC तो इंक्रीज ही कर रहा है तो MC इंक्रीज करता है, ठीक है। MC इंक्रीजिंग विच इज प्रेजेंटिंग बाय TM। तो हमने ये पार्ट देखे, इतना पार्ट देखे यहां तक, इस पार्ट तक, ठीक है, SM तक, SM पार्ट तक, इतने पार्ट तक अगर मैं ये वाला पार्ट देखूं, ये वाला पार्ट SM का AC का, तो एसी यहां तक डिक्रीज कर रहा है, इसके बाद इंक्रीज कर रहा है। तो एसी जब डिक्रीज करता है तो यहां तक डिक्रीज तक मैं देख रहा हूं, उसके बाद एम टीसी जो पॉइंट ये दिखा रहा है हमें, ठीक है, ये वाला जो इतना पार्ट जो है टी से एम तक का, ये क्या है कि यहां तक हम देख रहा हूं कि जब एसी डिक्रीज कर रहा है ये इंक्रीज कर रहा है एमसी, ठीक है। एमसी कर्व इंटरसेक्ट, कट करता है किसको, एसी को, इंटरसेक्ट एसी कर्व फ्रॉम द बिलो, नीचे से कट करके जाता है ऊपर की तरफ, इंक्रीज करता हुआ जाता है फ्रॉम द बिलो एट इट्स मिनिमम लेवल। तो मिनिमम लेवल पर व्हाइल इंक्रीजिंग, जब इंक्रीज करता है तो उस इंक्रीजिंग के टाइम पर क्या करता है, जो एसी का सबसे मिनिमम लेवल होता है, मिनिमम पॉइंट जो होता है सबसे, तो उस पॉइंट पर, सबसे लोएस्ट पॉइंट पर ये इसे कट करता है और कट करके क्रॉस करता है, ठीक है। AC एंड MC बोथ आर कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ TC। तो ये रिलेशंस आपको याद रखना काफी इजी है। डायग्राम में आते डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि AC इंक्रीज कर रहा था, MC ग्रेटर देन AC, डिक्रीज करता है तो या AC ग्रेटर देन MC, और या फिर हम, हाँ ठीक है, इसे ये भी बोल सकते हैं कि AC MC, जैसे हमने इसमें दिया तो AC इज लेस देन MC इज लेस देन AC, एंड ये यहाँ से डिक्रीज करता है तो ये इंक्रीज करता है यहाँ तक, एंड इसे सबसे लोएस्ट पॉइंट पे कट करता है, एंड बोथ आर कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ TC। इसे टेबल कैसे याद करके रखनी है, MC हमें पता है जीरो पे टोटल फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ होती है, तो इसलिए टोटल कॉस्ट कुछ ना कुछ तो होगी ही होगी। तो टोटल कॉस्ट हमारी 10 हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स हम 0 से 8 तक लेके चलेंगे, ठीक है। 0 क्यों लेते हैं, हमने पहले ही बता दिया कि कॉस्ट हम प्रोडक्शन करें या ना करें, कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो इनकट होनी ही होनी होती है, ठीक है, जिसे हम टोटल फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। तो MC तो 0 पे तो कुछ होगा ही, जब तक हम प्रोडक्शन ही नहीं किया तो फिर उस पे इनकट कैसे होगी। तो MC कब होगी, MC जब आप कोई प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, तो उस पर यूनिट पर होने वाली कॉस्ट कितनी, तो एक यूनिट उसकी कॉस्ट कितनी है पर्टिकुलर यूनिट की। तो जैसे ही मैंने प्रोडक्शन, दूसरी यूनिट की कॉस्ट मेरी 10 है, तो बस आपको रिड्यूस करते चले जाना, 10 से 2 8 6 4 4 पे आके फिर 4, फिर इनकेस करते हुए जाना, फिर डबल करना 16। ये पार्ट आप याद रखोगे, 10 आपने यहाँ पे कर ही रखा है, तो 10 यहाँ लेना है, 10 से ही यहाँ स्टार्ट करना है, इस तरीके ये लाइन आपको याद रखनी है। फिर टीसी में आपको ऐड करते हुए चले जाना है, ऐड करते 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 करते, जैसे 10 में 10 ऐड करोगे 20, 20 में 8 28, फिर 34, फिर 4 ही ऐड करोगे 34 में 38, 38 में 4 42, इस तरीके से ऐड करते हुए चले जाओगे। एवरेज फिर इजी है कि टीसी को डिवाइड करोगे जीरो नंबर ऑफ यूनिट से, तो फिर ये आपकी एवरेज निकल कर आ जाएगी। ये आपका टेबल बन गया, ये आपका डायग्राम बन गया, ये आपकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो मैं सर आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन करते रहिए, साथ साथ सबसे बेस्ट है कि आप नोट डाउन करते रहिए। एक दो रिलेशन और देखते हैं, मैं सर आप कर देता हूँ तब तक। तो आइए अब इन क्वेश्चंस को कवर करते हैं कि जो 2-3 क्वेश्चंस बचे हैं हुए इस क्लास के, क्यों नहीं कवर करते हैं, ठीक है। पहला ये क्वेश्चन है, व्हाई शुड AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ इस तरीके की शेप्स होती हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके की शेप्स होती हैं, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाती हैं, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों होता है, पहली चीज ये समझते हैं। देखो इसका सबसे मेन रीजन है कि टोटल फिक्स कॉस्ट जो होती है वो फिक्स रहती है, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी क्या फिक्स रहेगी, ठीक है। तो एक पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं इसे, जैसे हमने स्टार्ट किया कि टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी है, तो हमें ये पता है कि एक पॉइंट से हमारा कर्व स्टार्ट होगा, मान लेते हैं कि ये यूनिट है, ठीक है, यूनिट 1 है, तो लगभग 100 यहाँ लेकर चलते हैं हम कि यूनिट 1 यहाँ है तो 100 हमारा यहाँ होगा, ठीक है। अब हमें ये पता है कि हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट जो फिक्स रहेगी हर लेवल पर,
प्रोडक्शन की हर यूनिट पर हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी भी बढ़ती रहे, हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहेगी, 100 ही रहेगी हर लेवल पर। अब जब नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ती रहेंगी तो हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व बनाना है। तो हमें पता है कि हमें 100 को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट फिक्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ती आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उस यूनिट से डिवाइड करते जाएंगे। उससे क्या होगा, हमारी वैल्यू रिड्यूसिंग आएगी हमारे पास। अगर मैं 100 को 1 से करूंगा तो 100 आएगा, 2 से करूंगा तो 50 आएगा, 3 से आएगा तो 33.33, फिर 25, फिर 20, इस तरीके से डिवाइड आगे भी डिवाइड करता हूं तो ये रिड्यूसिंग वैल्यू होती रहेगी, बट कभी जीरो नहीं होगी। तो ये क्या होगा, डायग्राम होगा ना, ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता रहेगा, ठीक है, डिक्रीज होता वो डिक्रीज होगा, ठीक है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ जाएगा ये। तो इसलिए जो इसकी शेप बनती है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह बनती है। कारण क्या हो गया इसका, कि टोटल फिक्स कॉस्ट और नंबर ऑफ यूनिट के बीच का जो रेशियो है, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकलता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये रीजन क्या है कि द रेशियो बिटवीन टोटल फिक्स कॉस्ट एंड नंबर ऑफ यूनिट्स की वजह से हमारा जो ये एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व होता है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है। नेक्स्ट दोबारा से देखते पढ़ते हैं यहाँ पर, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व ऑलवेज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला स्लोप बिकॉज ऑफ AFC एस्टिमेटेड। ओके, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों होता है, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट जो कैलकुलेट की जाती है, एस्टिमेट की जाती है, दिस इज विद द हेल्प ऑफ रेशियो बिटवीन TFC एंड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इसे हम रेशियो बोल सकते हैं, पहले भी समझाया था, ठीक है, इन विच TFC रिमेन कांस्टेंट। अब TFC क्या होगी, टोटल फिक्स कॉस्ट हर लेवल पर कांस्टेंट रहेगी, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ती जाएंगी, एक चीज कांस्टेंट है ऊपर, और नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, आपका डिनोमिनेटर बढ़ता ही जा रहा है, तो ऊपर की जो आपका रिजल्ट होगा वो रिड्यूसिंग ऑर्डर में जाता जाएगा, बट कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, एंड कभी नेगेटिव नहीं आएगा आपके पास और कभी जीरो नहीं आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू तो हमेशा कुछ ना कुछ तो रहेगी। सो TFC remain constant at every level of the production, but number of units remain changeable so that AFC का rectangular hyperbola। एक ये चीज समझ में आ गई। एक क्वेश्चन हमारे पास है, रिलेशन बिटवीन TC TFC एंड TC TVC एंड TFC, ये हमें रिलेशन बताना है इसमें, ठीक है। पहले टेबल को समझ लेते हैं, टेबल इजी थी, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ यूनिट्स 8 तक लेना, TFC आपको 100 लेके चलना है, एंड देन डिवाइड करते चले जाओ तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। एंड ये आपको बिल्कुल सिंपल बनाना है, कुछ नहीं, आपको डायग्राम लेना और यहाँ से सीधा डाउन, ये आपका AFC जा बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर्व बना सकते हो। नेक्स्ट हमसे रिलेशन पूछा TC TVC एंड TFC के बीच में। हमें पता है कि TFC तो फिक्स रहेगी, तो हमने 10-10 फिक्स ले लिया, ओके, और उसके बाद हमने यहाँ पे TVC ले लिया। TVC हमारा कितना है, तो TVC हमने ले लिया कि 10, 18, 24, 28, 32, ऐसे 38, 42, इस तरीके से हमने ये वैल्यू आपको याद करके रखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से याद हो जाएगी। एंड देन टोटल कॉस्ट क्या होता है, सम ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑन TVC, तो हमने टोटल कर लिया इनको, ये वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है। अब आपको पता है कि प्रोडक्शन के हर लेवल पर, हर यूनिट पर हमारी TFC क्या फिक्स रहेगी, तो वो फिक्स हमने कितनी भी नंबर ऑफ यूनिट्स आप बढ़ाते जाओ, जो टोटल कॉस्ट है वो यहाँ पर है, मान लो ये 10 है तो 10 ही रहेगी हर लेवल पर। अगर ये 10 है तो हर लेवल पर 10, इस लेवल पर भी 10, इस लेवल पर भी 10, इस लेवल पर भी 10, तो नंबर ऑफ यूनिट्स पर, हर यूनिट्स पर ये टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी, 10 रहेगी। तो इसलिए इसका जो डायग्राम बनेगा तो कैसा कर्व बनेगा, इसका पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी, इस छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह से हमें पता होना चाहिए जो आपके MCQ में पूछे जाते हैं, ठीक है। कि अगर TFC पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, एक्सिस होता है, या TC पैरेलल होता है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, और जो आपका TVC बनेगा वो ओरिजिन से इस तरीके से एक उल्टा एस की तरह बनेगा, ठीक है। जो TVC बनेगा इज जस्ट ऐसा, टीवी ओरिजिन से लोगे आप, ओरिजिन से, ठीक है, जीरो से लेके चलोगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है जो हमारा TVC होता है, ठीक है, जो हमारा TVC होता है वो यहाँ से जीरो से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड TC आपका यहाँ से जस्ट ओरिजिन से ऊपर स्टार्ट होगा, ओके। आपका TC जस्ट ओरिजिन से स्टार्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर तो इसकी कोई कॉस्ट होती ही नहीं है। जीरो पे क्या कॉस्ट होती है TVC की, जीरो पे कोई कॉस्ट नहीं होती,
तो जस्ट हम ओरिजिन से इसका स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ओरिजिन रहेगा, क्योंकि टीवीसी हमें पता है कि 0 नंबर ऑफ यूनिट्स पर हमारे पास कोई कॉस्ट नहीं होती, ठीक है। बट टोटल कॉस्ट अगर मैं 0 यूनिट पे बात करूं तो कुछ ना कुछ होती है, क्यों किसकी वजह से होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट की वजह से होती है। जैसे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि अगर मैं टीवीसी देखूं, तो अगर मैं सिर्फ 0 ले लेता हूँ, तो मैं अगर 0 लेता हूँ तो मुझे पता है कि ये यहीं से 0 से ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ओके। तो ये टीवीसी ओरिजिन से स्टार्ट होगा। एंड टीसी टोटल कॉस्ट मुझे पता है सम है टीएफसी का और टीवीसी का। टीवीसी तो 0 है, ठीक है, बट टीएफसी तो 10 है, तो 0 पे 10, टीसी की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो ये जस्ट यहां से स्टार्ट होगा, जहां से हमारा टीएफसी सीधा एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है यहां से। और जैसा ये कर्व बनेगा ऐसा बिल्कुल जस्ट सेम ऐसा कर्व बनेगा जो इसके पैरेलल रहेगा, ओके। और ये जो गैप आप देख रहे हो, डिफरेंस देख रहे हैं इसके बीच में, जो गैप है ये 10 का गैप है। ये किसकी वजह से, ये 10 का गैप किसकी वजह, टीएफसी के, क्योंकि मुझे पता है कि इतनी कॉस्ट, ये जो कॉस्ट है इतनी, ये मेरी टीएफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, ये मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। और ये जो मेरी यहां से लेके यहां तक की, इस पॉइंट से लेके बिल्कुल नीचे तक की, यहां तक की इतनी कॉस्ट, यहां से लेके यहां तक की ये पूरी कॉस्ट है इतनी, ये मेरी टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट में से इतनी कॉस्ट अगर माइनस करूंगा तो ये पार्ट मेरे पास बचेगा, ये वाला जो पार्ट है, ये गैप जो जा रहा है, ये गैप क्या होगा, टीएफसी होगा, एक 10 होगा, क्योंकि ये किसकी वजह से, क्योंकि टीवीसी में मैं क्या ऐड करता रहा हूँ, 10 ऐड करता रहा हूँ, जस्ट ये 10 वैल्यू ऊपर जा रहा है बस, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसमें से 10 वैल्यू कम कर दूं तो मेरा टीवीसी है वो यहाँ आएगा, ठीक है। बट अगर मैं इसमें 10 वैल्यू हर पॉइंट पर, हर प्रोडक्शन के हर यूनिट पर मैं इसमें 10 ऐड करते रहूं, तो ये मेरा पैरेलल जाएगा, जस्ट इससे ऊपर जाएगा, 10 यूनिट्स ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये टीएफसी की वजह से, ठीक है, 10 यूनिट्स ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब रिलेशन पूछा इन्होंने आपसे, ठीक है। तो रिलेशन क्या है, टीसी एंड टीवीसी इंक्रीज तो कर रहे हैं एट द इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। रेट अब हम समझ चुके हैं क्या होगा, तो जो एमसी होगा वो इंक्रीजिंग होगी। तो टीसी एंड टीवीसी इंक्रीजेस एट द इंक्रीजिंग रेट इनिशियली, बट फाइनली स्टार्ट्स इंक्रीजेस एट द डिक्रीजिंग रेट, बट टीएफसी रिमेन कांस्टेंट, टीएफसी रिमेन कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ द प्रोडक्शन। जो गैप है, द गैप बिटवीन टीसी एंड टीवीसी ऑलवेज रिमेन पैरेलल, किसकी वजह से, टू ईच अदर, बिकॉज ऑफ टीएफसी की वजह से। टीवीसी स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ये 0 से स्टार्ट करता है, फ्रॉम द ओरिजिन, बट टीसी नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम द 0, क्यों, बिकॉज ऑफ इट इज अ सम ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी, इन दोनों का सम होता है, इसलिए ये स्टार्ट ऊपर से करता है। टीसी एंड टीवीसी रिमेन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये दोनों कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते, वो तो हमें डायग्राम में साफ दिख रहा है, ईच अदर बिकॉज ऑफ टीएफसी की वजह से, ठीक है। क्योंकि टोटल कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगी हर लेवल पर, तो वो हमेशा ये गैप को सेम लेती हुई जाएगी, तो इसलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। अच्छे से क्वेश्चन को नोट डाउन करें, अच्छे नोट्स बनाए साफ सुथरे, और अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक अपना अच्छे से ध्यान रखें।